कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश की जो एनसीईआरटी की पॉलिटी कक्षा 6 से 12 तक है। और ये एनसीईआरटी की जो पॉलिटी जिसे हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसे हम नागरिक शास्त्र अर्थात नागरिक जीवन के आधार पर अलग अलग उपनामों से हम पढ़ते हैं, लेकिन यह एनसीईआरटी आपके लिए रीढ़ की हड्डी है। भारतीय संविधान पढ़ने से पहले आपको यह सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन है एनसीईआरटी का वो पढ़ना जरूरी है। और मैं आपके लिए जो सीरीज लेकर आ रहा हूँ ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक है, और ये नोट्स के आधार पर हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे ताकि आपको भविष्य में यहाँ से जुड़े हुए कभी किसी प्रश्न को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आप लोग जितने लोग लर्निंग विद दुर्गेश की क्लास लाइव जुड़े होंगे लर्निंग विद दुर्गेश से, उनके पास इसकी नोट्स उपलब्ध हो चुकी होगी, और उस नोट्स के आधार पर हम इसकी संपूर्ण व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो जरूरत लगे आप उसे स्क्रीनशॉट के रूप में अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद भी यदि कोई दिक्कत कोई समस्या रहती है आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हम अपने नोट्स में आगे बढ़ते हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। हम एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर सफल होंगे। और ई लर्निंग विद दुर्गेश आप पहले से परिचित होंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी, और ये महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। वैसे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी अपने आप में रीढ़ की हड्डी है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी हर हाल में पढ़नी पड़ेगी, और एनसीईआरटी के लिए आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। तो बिना समय गंवाए हमें एनसीईआरटी के तथ्यों को अध्ययन करना चाहिए। लेकिन जब भी एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले इस किताब की शुरुआत हमारे देश की जो प्रस्तावना होती है उससे शुरू होती है, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं। और इसे भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय के नाम से जाना जाता है। और याद रहे भारतीय संविधान की जो ये उद्देशिका है इसे 13 दिसंबर, जी हाँ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा और स्वयं प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किंतु अगर यह पूछ दे कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया गया है, तो जानते रहेगा जो प्रस्तावना का विचार है वह यूएस से अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और आगे चलकर हम इसके अन्य सभी तथ्यों को एक एक करके थोड़ा सा तेजी से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आते हैं प्रायः, इसलिए मैं इसको थोड़ी सी व्याख्या करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम लोग कक्षा 6 एनसीईआरटी पॉलिटी के महत्वपूर्ण तथ्य को विस्तृत रूप से व्याख्यात्मक रूप से हम आपको पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जो समझ में आए ना आए वो पूछ सकते हैं कमेंट करके, और ये लाइव भी चल रही है, अगर आप बाद में भी देख सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी ऐसी वीडियो है जब चाहे जितना चाहे जितनी बार चाहे आप देख सकते हैं। न कभी ये पुराना होता है न खुद को पुराना करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी पुरानी होती है उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो बिना समय गंवाए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। अब मैं प्रस्तावना पढ़ता चलूंगा और उसकी व्याख्या भी करते चलूंगा। तो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से होती है। आपने सुना होगा 125 करोड़ देशवासी भाइयों एवं बहनों। तो ये डायलॉग किसका है? कमेंट करके जरूर बताइएगा किस भारतीय नेता का है। और यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि हम भारत के लोग माने 130 करोड़ जो देश की जनसंख्या है उस जनसंख्या को संबोधित करने का है। मतलब हमारा संविधान कहता है, मतलब ये प्रस्तावना ये कहता है कि जो भारत की संविधान निर्मित होता है वो किसके द्वारा होता है? हम भारत के लोग के द्वारा होता है। माने 125 करोड़ भारत भाइयों बहनों, 130 करोड़ भाइयों बहनों में वयस्क मताधिकार के आधार पर यह पूरी जो सरकार है वो उसका गठन होता है। इसके बारे में आगे हम लोग और विधिवत चर्चा कर लेंगे। कक्षा 6 का है इसलिए ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को मैं थोड़ा सा व्याख्या जरूर करना चाहूँगा कि परीक्षा में ये प्रश्न ही पूछ दिया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। मतलब इसका होता है कि इससे शक्तिशाली कोई नहीं है। इसको अगर उदाहरण के रूप में समझाएं तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे अगर आप अपने घर के सामने अगर कोई आप एक नाली बनाना चाहते हैं तो आपके गांव के लोग विरोध करते हैं, आपके घर के लोग विरोध करते हैं, और ग्राम प्रधान आता है, कहता है नल यहाँ न गड़कर नल को आपको यहाँ लगवाना है। तो आप
उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि आप डीएम को बुलवाते हैं, फिर डीएम आगे कहता है नल यहाँ न गड़कर नल यहाँ गड़ेगा, तो क्या आप प्रधान की बात मानेंगे डीएम की? तो डीएम की बात मानेंगे। फिर पता चलता है डीएम के बाद कुछ दिन बाद उसी गांव में एक मुख्यमंत्री आते हैं, कहते हैं ये नल यहाँ नहीं यहाँ गड़ेगा। अब बताइए, अब इन तीनों में से किसकी बात मानी जाएगी? फिर अचानक आप देखते हैं फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं ये नल यहाँ नहीं यहाँ गड़ेगा। अब बताइए किसकी बात मानी जाएगी? फिर उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, वो कहते हैं ये नल यहाँ नहीं यहाँ गड़ेगा। तो आप किसकी बात मानेंगे? तो आपने देखा कि आप अगर जहां पे भारतीय प्रधानमंत्री की बात आ जाएगी वहां पे ना आप अपने प्रधान की बात मानेंगे, ना आप अपने जिला के अधिकारी जो हैं या मुख्यमंत्री की, आप सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्राथमिकता देंगे वह किसके? देश के प्रधानमंत्री। माने सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री अर्थात सेंट्रल के पास है। किसके पास है? सेंट्रल के पास है। माने हम सेंट्रल को, अपने संसद को सबसे ज़्यादा ताकत बना दिए हैं, क्योंकि इसके ताकत के ऊपर दुनिया की कोई ताकत हावी नहीं हो सकती। अगर हमारे देश के संविधान, हमारे देश की संसद ये कहती है कि हम अपने भारतीय नागरिकों को 10-10 रुपया प्रतिदिन देंगे, तो अमेरिकी के देश के संविधान, चाइना या रूसिया कोई भी इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारा संप्रभुता है। लेकिन अगर भारत की राज्य सरकार अगर देती है तो केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप कर सकती है। इस प्रकार जो राज्य है, जिसे हम प्रांत कहते हैं, अर्थात में अगर हम इसकी भाषा में देखेंगे तो राज्य नहीं है। हम ऐसे कहते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो हम राज्य शब्द का जो उच्चारण करते हैं, जब यह पाठ पढ़ेंगे, यह लेसन पढ़ेंगे, तो राज्य का मतलब बदल चुका होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग को यहाँ से पीएचडी नहीं करना है, हमें यहाँ से सिलेक्शन लेना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। सार्वभौमिक शब्द है माने सर्वशक्तिमान, माने हमारे देश की जो संसद है, जो सेंट्रल है, जो केंद्र है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, भारत में सभी से ज्यादा पावरफुल है। तो यह कौन देता है? हम भारत के लोग 130 करोड़ भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों। एक आता है शब्दावली समाजवादी, तो समाजवादी पार्टी का मतलब नहीं है। समाजवादी का मतलब है कि सोशलिज्म, सभी को समान अधिकार, गरीब गरीब न रह जाए, अमीर अमीर न रह जाए, इस खाई को खत्म करने के लिए जो विचारधारा होती है उसे हम समाजवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। वैसे समाजवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स की कृति है और कार्ल मार्क्स का विचारधारा, लेकिन अगर भारतीय संविधान में देखेंगे तो ये गांधीवादी विचारधारा से मिला हुआ है। गांधीवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा से मिलता जुलता है, जिसे हम समाजवादी विचारधारा या गांधीवादी समाजवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और आगे देख लेंगे। पद निरपेक्ष एक शब्द आता है। पद निरपेक्ष का मतलब है कि राष्ट्र का, देश का कोई धर्म नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये सिख है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों को समान रूप से हम संरक्षण देते हैं। इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक इसके पहले देखिए, जो प्रस्तावना इसके पहले अमन सर की जो क्लास लगती है इलानी विद दुर्गेश पर, आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से प्रस्तावना को समझाया है। यहाँ तक कि 6 से 7 लेक्चर में आपको समझाया। सोचिए प्रस्तावना अपने आप में कितना बारीक चीज है, कितनी बड़ी चीज है। देखने में छोटा लगता है कि प्रस्तावना है कितनी लाइन का होगा, लेकिन उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि जो प्रस्तावना है यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, खासकर आपके सिलेक्शन के लिए। तो लोकतंत्रात्मक क्या है कि हमारे बीच में से कोई चुनाव लड़ता है और जीत कर हम ही प्रशासन करता है। यह लोकतंत्र का प्रत्यक्ष उदाहरण है। और लोकतंत्र का प्रत्यक्ष उदाहरण पंचायती राज व्यवस्था है, जो आपके सिलेबस में है और आगे भी हमें उसे पढ़ना है। तो यह लोकतंत्रात्मक हो गया। और आगे बढ़ते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो शासक होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते। वह समय समय पर उनका चुनाव होता है, निर्वाचित होकर वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होकर पुनः आते हैं। इस प्रकार में कह सकते हैं भारत एक गणराज्य है। अब आते हैं इस प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने की बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 का मतलब है कि जो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। अगर पूरे भारत के पूरे संपूर्ण गणराज्य की बात करें तो वो 26 जनवरी 1950 है। लेकिन 26 नवंबर 1950 एक ऐसा दिन है जिस दिन भारतीय संविधान लागू हो गया था।
अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो 26 नवंबर 1950 को। तो यहां से हम लोगों ने कई चीजें सीख लिया। फिर देखा कि संविधान की 42वां संविधान संशोधन, जी हाँ, जो 42वां संविधान संशोधन था उसके अधिनियम 1976 के धारा 2 के द्वारा 3/1/1977 से 3 नए शब्द जोड़े गए थे: प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, और इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। एक, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। फिर दूसरा, राष्ट्र की एकता के स्थान को प्रस्तावित किया गया था। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां पे 3 शब्द, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, 3 शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 3 जनवरी 1977 को पूरी तरह से पूरे भारत में प्रभावी होता है। तो चलिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को, पढ़ने को, जानने को मिलेंगी। तो ये किताब जब खोलते हैं एनसीईआरटी का, तो पहला पेज हमें जो मिलता है वो प्रस्तावना से मिलता है, और प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा, हृदय, उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके अन्य तथ्यों पर भी अपना प्रकाश डालते हैं। तो फटाफट लेनी दुर्गेश पे आप सभी साथी जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो क्लास चल रही है वो पेड क्लास के मेंबर के लिए, और आपने अगर पेड क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको इसकी नोट्स भी पहले से उपलब्ध हो चुकी होगी। आगे हम लोग जो बढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते चलेंगे। पहला अध्याय जो हमारे और आपके सामने आ चुका है वह अध्याय आपसे परिचित है, आपको अध्याय जानते होंगे, जिसका नाम है विविधता। क्या नाम उसका? विविधता। तो विविधता का मतलब क्या है, आइए इसके बारे में पहले जानते हैं और एक एक तथ्यों को पढ़ते समझते चलते हैं। और आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। जो साथी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, तो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ेंगे, और जहां पे सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, घर बैठे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे फिलहाल ये आप पेड क्लास के लिए तो ऑलरेडी आप जुड़े हुए होंगे, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो भी आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। अब चैप्टर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे विविधता क्या है? देखिए, विविधता का सामान्य अर्थ होता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो सांस्कृतिक होती है, संस्कृति, कल्चर, भाषा, वेशभूषा, धर्म आधार पर विभिन्न रूप में होने के बाद भी एक समाज, एक विशेष देश में रहना ही क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। आइए इसे हम और अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास आपके बीच करते हैं। मैं एक छोटा सा मैप ड्रा करने जा रहा हूं, और ये मैप किसका है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैप मैं किस चीज का बना रहा हूं। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा मैप बनाया है। ये मैप आपको पता चल गया होगा, ये मैप भारत का है। तो पहली बात, भारत में जानते रहिएगा क्या चीजें हैं। हमारे यहाँ अलग अलग भाषा, बोली, संस्कृति, कल्चर, धर्म आदि के लोग रहते हैं, लेकिन हम क्या हैं? भारतीय हैं। हम क्या हैं? भारतीय हैं। आई एम इंडियन, क्योंकि हम और आप ये कहते हैं कि हम सब विविधता में, मतलब ये एक इतनी विविधता है, माने लोग कहते हैं कोस कोस पर भाषा और पानी हमारे यहाँ बदल जाता है, और वेशभूषा बदलता है। ठीक है, वेशभूषा, रहन सहन आदि में बदलाव होता है, लेकिन फिर भी हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय। तो यह हमारी विविधता को दर्शाता है। हम अलग अलग होने के साथ साथ संगठित हैं, एक हैं, यह हमारी विविधता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब आगे देखेंगे, विविध प्रकार की जो कार्य प्रणाली है, संरचनात्मक है, रचनात्मक है, इसके अलावा सोच, विचार आदि के आधार पर विविधता है। सबकी सोच अलग है, सबकी विचारधाराएं अलग है, लेकिन फिर भी हम गर्व से कहते हैं क्या? कि आई एम इंडियन, हम क्या हैं? भारतीय हैं। तो आइए इसके बारे में अन्य तथ्यों को पढ़ते हैं, जहां से आपकी परीक्षा में कई प्रश्न आपको हूबहू पूछे जा सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक करते चलिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करके रखिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने क्लिक कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं हम। अब हम यहाँ से अगला तथ्य जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है भारत में विविधता। अगर हम भारत की विविधता की बात करें, अभी मैं मैप बनाया था, तो जो भारत में विविधता के बहुत सारे पहलू हैं। पहले विविधता को मैं स्पष्ट कर दूं, तब मैं इसके तथ्यों की तरफ चलता हूं। पहले हमारे एक शब्द आता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता जिसका अर्थ होता है कि किसी समाज में विभिन्न प्रकार के जो वर्ग होते हैं, संप्रदाय के, किसी विशेष समस्या घटना का परिणाम स्वरूप आपस में भेदभाव हो जाता है, द्वेष आ जाता है, तो उसे हम प्रायः क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, एक शब्द है पहले, ये शब्द आपको बार बार मिलेगा, सांप्रदायिकता।
तो कहते हैं ना यहाँ पे भारत में सांप्रदायिकता जो है वो खतरे में है। तो इसका मतलब ये कि हमें सीधी सी बात एक लाइन में इसको समझाना चाहे कि आपस की जो विविधता में एकता है उसको भंग करना, उस पर विवाद करना, उस पर विभेद करना, उस पर लड़ाई झगड़ा करना, यह आता है सांप्रदायिकता के अंतर्गत, यह आता है। तो भारत जो है, जो भारत की बात करें, चाहे विविधता की बात करें, तो इसको नकारता, वो कहता नहीं नहीं, हम हमारे यहाँ एकता है, हम विविधता में रहते हुए भी एकता के चंगुल में बंधे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा है। एक आता है शब्द पूर्वाग्रह। तो ये पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? जब किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में, किसी भी धर्म में, कार्य के बारे में पहले से यदि कोई राय या अवधारणा बना लेते हैं तो इस अवधारणा को मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, तो ये पूर्वाग्रह का रूप धारण कर लेता है। एक शब्दावली लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, पूर्वाग्रह। जैसे पूर्वाग्रह का मतलब जैसे एक छोटा सा है कि हमारे यहाँ को लड़कियों को गणित नहीं आती लड़कों का अपेक्षा, या हमारे यहाँ सरपंच जो होगा वो पुरुष होगा, नौकरी पुरुष करने जाएंगे महिला नहीं। माने ये पूर्वाग्रह, माने किसी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर हम उसकी पहले से ही सोच लेते हैं इसको ये करना, या कोई भी विचार हम धारण कर लेते हैं, तो ये पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लड़कियां नौकरी नहीं करेंगी, पुरुष नौकरी करेंगे, पुरुष कमाएंगे, महिला घर में खाना बनाएंगी। तो एक तरह से पूर्वाग्रह का ही उदाहरण है। एक होता है रूढ़िबद्धता। रूढ़िबद्धता एक शब्द होती है, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, मैं लिखता चल रहा हूं, लिखते चलिएगा। रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता, ये राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ है। रूढ़िबद्धता का मतलब देखा जाए यानी जब किसी व्यक्ति समाज में कोई ऐसी घटना के प्रति सभी लोग एक छांव में बांध देते हैं, उनकी एक धारणा पक्की या स्थायी बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्धता, मतलब ये पूर्वाग्रह जब अस्थायी रूप ले लेता है तो उसे रूढ़िबद्धता कहते हैं। जैसे अगर आप अभी कहेंगे कि हम जैसे कोई व्यक्ति अगर डेथ हो जाए, अगर हिंदू है उसे दफनाया जाए और मुस्लिम को जलाया जाए, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो रूढ़िबद्धता सोच है, ये तो उसके विपरीत जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ये बना कर रखें, तो रूढ़िवादिता सोच को दर्शाता है, मतलब ये धार्मिक भी है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं जिसे हम कहते हैं कि महिलाएं बाहर नौकरी नहीं करने जाएंगी, पुरुष, तो पूर्वाग्रह के बाद रूढ़िवादिता है कि हम नहीं करने देंगे, तो ये क्या हो जाता है, रूढ़िवादिता आता है। फिर इसमें आता है एक असमानता शब्द। कौन सा शब्द आता है? असमानता। क्या आता है? असमानता। असमानता शब्द को जानते रहिएगा, माने समाज में, हमारे देश में विशेष प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वो सांस्कृतिक जो होती है उनमें अलग अलग जो व्यवहार है उसको असमानता कहते हैं। जैसे हम देखते हैं अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग लिंग के और अलग राज्य, मतलब कई प्रकार की हमारे उनके में अंतर होता है देखने में, उनकी बनावट, शारीरिक बनावट आदि के आधार पर तो असमानताएं होती हैं। ठीक है, उनका व्यवहार अलग होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं हम एक हैं, हम भारतीय हैं। तो यह हमारा जो सबसे बड़ा है, यह विविधता को दर्शाता है। ठीक है, और विविधता में एकता यह भारत का सबसे बड़ा स्वरूप है। हम राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि के दृष्टिकोण से अनेक, मतलब अलग अलग होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, पिरोए हैं। इसी को कहते हैं अनेकता में एकता। आइए, इसको अगर आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा, मेरी बात को समझते चलिएगा। ये शब्दावली जब परीक्षा में आती है तो वहां पर हमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा बीच बीच में। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी एनसीईआरटी में कहानी दी गई है, द लाइट चेंज्ड। ये पोयली सेनगुप्ता की कहानी है, समीर की कहानी है। तो ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, प्रश्न आदत पड़ गई बताने का, लेकिन अगले टॉपिक की तरफ है। क्या है? अगले टॉपिक की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग भी जुड़े रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए अगर मौका मिलता है। यहाँ पे हम भारत में विविधता की बात करते हैं। भारत विविधताओं का देश है, जैसे भी मैंने बस व्याख्या किया कि भारत क्या है, विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों का अलग अलग व्यंजन है। कहीं माछ भात खाता है कोई, तो कहीं बड़ा पाव प्रचलित है, कहीं ढोकला, कहीं इडली डोसा, कहीं दाल चावल, कहीं रोटी सब्जी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के खाना, अलग अलग तरह के त्यौहार, कहीं ईद मनाई जाती है, कहीं पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, कहीं जन्माष्टमी मनाई जाती है, कहीं दिवाली मनाया जाता है, कहीं होली मनाया जाता है। अलग अलग तरह त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वास्तव में गहराई सोचे तो हमें ये पता चलता है हम एक ही तरह के यूज करते हैं, हमारे करने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। अब हमारे यहाँ देखिए, अगर शादी समारोह की बात करें, हिंदू मुस्लिम की शादी देखिए, बहुत
अलग होते हुए भी बहुत सारी समानताएं मिल जाएंगी। वहाँ भी सिंदूर दान होता है, यहाँ भी सिंदूर दान होता है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे दहेज के रूप में रखा जाता है वर पक्ष से कन्या पक्ष को, वहाँ पे भी मेहर रखी जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोचेंगे ध्यान से। जैसे हमारे यहाँ खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है हिंदू धर्म में, वैसे मुस्लिम में ईद का त्यौहार मनाया जाता है मिल बांट कर खाने का। हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है, उनके यहाँ बारावफात मनाया जाता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जो एक दूसरे से मिलती है। मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और भाषा की बात करें तो भाषा उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश मतलब दक्षिण भारत में ज़्यादातर तेलुगु बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, गोवा में कोंकणी, कर्नाटक में कन्नड़, असम में बोडो और पंजाब राजस्थान गुजरात में सिंधी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड में वैसे तो हिंदी के अलावा नेपाली बोली जाती है। कश्मीर हिमाचल प्रदेश में डोगरी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, बिहार झारखंड में मैथिली, झारखंड में संथाली, उड़ीसा में उड़िया। तो ये भारत में जो भाषाएं हैं इनकी भी अपनी अपनी भिन्नताएं हैं। भारतीय संविधान में अगर देखा जाए इस भाषा के आधार पर तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, क्योंकि आपको अमन सर पढ़ाएंगे भी 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है उसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। कितनी? प्रारंभ के समय 14 थी, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है। और कुछ शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा है, जैसे संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, इन्हें क्या है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में भाषा भी अलग है, फिर भी कहते हैं अनेकता में एकता का एक बड़ा मिसाल देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो ये देखिए मैंने आपको पहले बता दिया हमारे लिए पेड क्लास के लिए है। देखिए यहाँ पे कुछ राज्यों के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है, हम उसकी व्याख्या आपके बीच कर देते हैं एलएनई पे दुर्गेश पर। और आप लोग जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़े रहेंगे। मैंने जैसा कि पहले कह दिया ये लाइव क्लास है, लेकिन बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर घर बैठे व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास, नोट संबंधित, वीडियो लेक्चर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, ठोस पढ़िए। सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, लेकिन उससे भी बेहतर है उसकी व्याख्या। एक लद्दाख है, लद्दाख के बारे में अब आपको जानना चाहिए। लद्दाख एक केंद्रशासित प्रदेश बन चुका है। कैसे? आइए इसको छोटा सा भारत का मैप बनाकर इनके विषय में मैं थोड़ी सी आपको व्याख्या कर देता हूँ, क्योंकि भाई आए दिन परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ये भारत हो गया काम। चलो मैंने भारत बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा कोई कमी लगेगी तो उसे आप लोग इग्नोर करिएगा। देखिए पहले जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। क्या होता था? जम्मू कश्मीर एक राज्य था। लेकिन 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटाकर इसे तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। तो वर्तमान समय में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। और आपसे एक सवाल है कि लद्दाख की राजधानी क्या है? फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें कि लद्दाख की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ के लोग एक खास किस्म के भेड़ पालते हैं जिन्हें पश्मीना, जिसे हम, उस भेड़ का नाम क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में अन्य चीज़ों को भी पढ़ाया हुआ हूँ। जिसे पश्मीना ऊन निकलता है। क्या निकलता है? पश्मीना ऊन निकलता है। ठीक है। तो बकरी की प्रजाति कौन सी होती है? कमेंट करके बताइएगा। और उस बकरी के पश्मीना ऊन से पश्मीना शाल बनाई जाती है जो बहुत ही कीमती होती है। ठीक है। और उसे माना जाता है कि बनाने में लगभग एक स्वेटर को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है और वो लगभग 5 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। ये चीज़ें एनसीईआरटी में आगे हम लोग इसके बारे में और अध्ययन अच्छे से पढ़ेंगे। इस ऊन के मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। लद्दाख के रास्ते में बौद्ध धर्म, तिब्बत, देखिए लद्दाख से ही क्या पहुँच सकते हैं हम? अगर लद्दाख से ही कहाँ पहुँच सकते हैं? तो हमने देखा कि लद्दाख से ही हम सभी, आप सभी तिब्बत पहुँच सकते हैं, जो अब चीन आधिपत्य है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, याद रखिएगा, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। यह एनसीईआरटी में दिया गया है। और तिब्बत में पामीर की पठार है जिसे दुनिया की छत कहते हैं। ठीक है। तो ये बातें आप लोग अच्छी तरीके से जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। लद्दाख में भारत का शीत मरुस्थल है। लद्दाख में वृष्टि छाया क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। और यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा राजधानी भी है, क्योंकि राज्य है तो केंद्र शासित प्रदेश राजधानी। पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचे पर
कौन सा केंद्रशासित प्रदेश है? तो लद्दाख है, ये आप जानते रहिएगा। और हवाई अड्डा दुनिया भारत के सबसे ऊंचे पे लद्दाख में है, ठीक है। और यहाँ पे एक ठंडा रेगिस्तान भी है, ठीक है। और यहाँ पे कृषि युक्त खेती इसलिए संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ के लोग का जो मुख्य भोज्य पदार्थ है वो दूध से बने पदार्थ मांस होता है। और जो लद्दाख के गाने और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसे हम केसर धागा कहते हैं। क्या कहते हैं? केसर सागा, केसर सागा। ये काफ़ी प्रचलित है। इसमें मुसलमान और बौद्ध दोनों धर्मों को लोग मानते हैं। इसमें मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों के लोग इसको मानते हैं। इसलिए हमने ये देखा कि जो लद्दाख था ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पे देखिए, अगर जो मैप बना हुआ है, अगर इसमें हम रेगिस्तानी क्षेत्र को अगर मैं मैप दोबारा ड्रा करता हूँ। अच्छा, पहले मैं सारी व्याख्या कर लेता हूँ, फिर आपको मैं एक एक करके मैप के अन्य तथ्यों को भी परिचय कराता हूँ। अभी केरल की बात करते हैं। तो जो केरल की बात करें, अगर यहाँ पे मैप बना देते हैं छोटा सा, तो ये हिस्सा केरल का है। केरल की राजधानी क्या होगी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। केरल की राजधानी क्या होगी ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। और आप ये भी जानते हैं कि केरल पे सबसे पहले यूरोपीय यात्री आया था 1498 में। वास्को डी गामा, आपने नाम सुना होगा, कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। और ऐसा माना जाता है ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ आए हुए थे। कहाँ पर? यहाँ पर। और ईसाई धर्म की मिशनरी 27 ईस्वी से संत थॉमस पहले केरल आए थे। कब? ईसाई मसीही में संत थॉमस जो थे 47 ईस्वी में, 47 ईस्वी में भारत के केरल में आए थे। और भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय सर थॉमस को दिया जाता है, जो 2000 साल पहले उन्होंने भारत में लेकर आए। और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है उसे चीनी जाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चीली जाल के नाम से जाना जाता है। चीनी जालों में हूबहू मिलते हैं और उन्हें हम चीना वाला कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम चीना वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइना वाला की जगह चीना वाला। माने कि केरल के लोग का जो मुख्य व्यवसाय है वो मछली पकड़ना है। और मछली पकड़ने के लिए जाल प्रयोग करते हैं। उसे यहाँ पे देखिए वाला को यहाँ चीनी वाला है और कहीं कहीं आपको चीना वाला मिलता है। चीना वाला लिख लीजिएगा, चीना वाला। क्या कहते हैं उसे? चीना वाला। इस प्रकार जाल का प्रयोग चीन के लोग भी करते हैं, इसलिए इसे चीना वाला कहा जाता है। यहाँ के लोग मछली तलने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी कहते हैं। और इसकी एक बहुत ही बड़ी विशेषता है, कि ओणम का त्यौहार केरल मनाया जाता है। ये 9 प्रकार की प्रतियोगिता होती है। आपने देखा होगा पिक्चर में, मूवी में, फिल्मों में, इस प्रकार को आपने देखा होगा और अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से जानते होंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ओणम का त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। ये पूरा एनसीईआरटी में फैक्ट रूप से दिया गया है। क्या दिया है? एनसीईआरटी में पूरा फैक्ट दिया गया है। और अगर यहाँ पे अगर आप अन्य चीज़ों को देखें तो केरल को मसाले की रानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लौंग, इलायची आदि के लिए प्रसिद्ध है। और पुर्तगाली व्यापारी जो था जिसका नाम वास्को डी गामा था, वो मसाले के लिए ही भारत आया था और समुद्री रास्ते की खोज 1498 में किया था और कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, कालीकट के बंदरगाह पे वहाँ पे पहुंचा था। तो ये सारे टॉपिक आपको मैं उम्मीद करता हूँ परीक्षा दृष्टिकोण से समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर मैं मैप बनाकर थोड़ा सा अन्य तथ्यों को भी मैं व्याख्या करना चाहूँगा ताकि परीक्षा में आपके प्रश्न यहाँ से कभी गलत ना होने पाए। तो फटाफट कमेंट करके बताइए किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना? थोड़ा सा मैं तेज़ बोल रहा हूँ लेकिन उसको आप समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा। नोट्स भी आपके सामने है ना, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए सबसे पहला काम, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में जमा अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलिया के बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुसलमान की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। तो ये भारतीय जन नाट्य संघ की यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में गाया गया था। और आगे एक छोटा सा टॉपिक है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की खोज पूछा जाएगा किसकी कृति है, तो जवाहरलाल नेहरू की है। और
इसमें भारतीयों की एक बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत सी गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है और विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि भारत की खोज है, जवाहरलाल नेहरू की अनेकता में एकता का विचार दिया गया है। वहीं द लाइट चेंज पॉली सेन गुप्ता की कहानी है, समीर वन समीर टू की कहानी है, जो भी मैंने बताया कि एनसीईआरटी में इसका व्याख्या किया गया है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन जो है वो भारत की अनेकता में एकता को पिरोता है। और विश्व में 8 मुख्य धर्म हैं, जैसे जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, ये 8 धर्म हैं। भारत में सभी धर्मों के अनुयायी को 6 अल्पसंख्यक वर्ग में इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई व पारसी में बांटा गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत की खोज नामक जो पुस्तक थी, जवाहरलाल नेहरू की कृति थी, और इसमें उन्होंने विविधता को बताया है और ये भारतीय लोगों के बारे में उसकी विस्तृत रूप से व्याख्या भी की है। अब नेहरू ने अपने भारत की विविधता के बारे में अनेकता में एकता का विचार भी दिया है। तो एनसीईआरटी के जो डेटा था मैंने आप तक पहुंचा दिया है। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में भी आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, लेकिन इसके बाद की जो वीडियो होगी वो थोड़ा छोटा स्मॉल में होगी, तो उस बात के लिए परेशान ना रहिएगा। और टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश के जुड़िएगा। और अगर अभी तक आप ऑनलाइन क्लास नहीं जुड़े हैं तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है, उसको भी दबा कर रखिएगा और घंटा का बटन दबाइए, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिएगा। और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसकी जो नोट्स है फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश और हमारे टेलीग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध होगी। और ये आज लेसन 1 था, लेकिन मैंने लेसन 2 के भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। लेसन 2 जो होगा थोड़ा सा इससे सरल होगा, और कई चीज़ें उसमें होंगी जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं, वो भी आपको वहाँ डिफाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एनसीईआरटी की महागाथा सीरीज में। मैं दुर्गेश जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि वर्तमान मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।